हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज नीलनी बहुत खुश थी। वो सालों बाद अपनी नानी के घर आई थी। अब उसकी नानी तो ज़िंदा नहीं थी, लेकिन उसकी मामी और मामा अब भी थे। नीलनी मुंबई के एक बड़े से ऑफिस में काम करती है। काम करके वो थक चुकी थी, इसलिए वातावरण बदलने के उद्देश्य से वो अपनी नानी के गांव आ पहुंची थी। उसने आगरा में रह आगरा में रहे अपने मम्मी पापा से भी नानी के गांव आ जाने को कहा, तो उसकी मम्मी बोली, हम दोनों अभी तक कुछ दिनों पहले ही वहां से होकर आए हैं। इसलिए नीलनी अकेले ही वहां चली आई। नीलनी वहां के रेलवे स्टेशन पर उतरी, जो कि गांव से 15 किलोमीटर दूर था। इसलिए उसके मामा ठाकुर इंद्रजीत सिंह उसे अपनी पुरानी कार से लेने आए थे। पहले नीलनी ने नाना नानी बहुत बड़ी हवेली में रहा करते थे, लेकिन फिर किसी कारणवश उन्होंने वो हवेली छोड़ दी और उस हवेली से काफ़ी दूर उनका बहुत बड़ा सा पुश्तैनी मकान था और वे उसी मकान में रहने लगे। उस हवेली को छोड़ने का कारण क्या था, ये किसी को भी नहीं पता था। नीलनी के नाना बहुत बड़े ज़मींदार थे और उनका नाम ठाकुर राम नारायण सिंह था। कहते हैं कि उस हवेली में, जिसका नाम मोती महल था, उसमें कोई ऐसा राज मौजूद था जिसे कभी भी जग जाहिर किए बिना उसे छोड़ दिया गया। जब रास्ते में नीलनी अपनी मामा इंद्रजीत के साथ कार में आ रही थी, तो उसने वो हवेली देखी और उसने अपने मामा से पूछा, मामा जी, नाना जी ने ये हवेली क्यों छोड़ दी थी। तुम्हारे जानने की बात नहीं है, इंद्रजीत बोले। आप मेरे बचपन में भी यही बात कहा करते थे और अब भी वही बात कह रहे हैं। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो कुछ बता दीजिए। नीलनी जिद करते हुए बोली। कहा ना, तुम्हारे जानने की बात नहीं है। इंद्रजीत ने दोबारा वही वाक्य कहकर बात टाल दी और इधर नीलनी का मुंह बन गया। लेकिन फिर नीलनी कुछ भी जानने की कोशिश ना की और चुपचाप सफ़र करती रही। दोनों घर पहुँचे तो मामी कौशल्या ने नीलनी का ज़ोरदार स्वागत किया, जिससे नीलनी इंद्रजीत की बातों को भूल गई। लेकिन जब वो रात को अपने बिस्तर पर पहुँची तो उसे फिर उस हवेली का ध्यान आया और उसके मन में बहुत से सवाल उठने लगे, जिन सवालों का उत्तर देने का कोई नहीं था। और फिर भी यही सोचते हुए वो कब सो गई उसे पता नहीं चला। एकाएक रात को झटके से नीलनी की आंखें खुली और उसने अपने सामने एक विचित्र से इंसान को देखा, जिसके बड़े बड़े कान थे, लाल आंखें, हाथों में नाखून लंबे और दांत भी भेड़िए की तरह निकले थे। हल्की रोशनी में उसकी लाल लाल आंखें कंचों की तरह चमक रही थी। उसकी एक पूंछ भी नहीं थी। नीलनी ने उसे देखा तो चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर पास के कमरे से उठकर उसकी मामी कौशल्या उसके पास आ पहुंची और उन्होंने देखा कि नीलनी बिस्तर पर ही आंखें बंद कर लेटी हुई है और ज़ोर ज़ोर से चीख रही है। उसकी ऐसी हालत देखकर कौशल्या उसे जगाते हुए बोली, नीलनी, नीलनी बेटा, क्या हुआ। और फिर नीलनी ने झट से अपनी आंखें खोली और कौशल्या से बोली, मामी, यहाँ कमरे में कोई था, तूने कोई डरावना सपना देखा होगा। कौशल्या बोली, मामी, वो बिल्कुल सच लग रहा था। नीलनी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जब यहाँ आई तो तू आंखें बंद कर चिल्ला रही थी। कौशल्या बोली, तो फिर सपना ही होगा। लेकिन मामी, ऐसा लग रहा था कि वो सच में मेरे सामने था। वो बहुत ही घिनौना था। उसकी लाल आंखें, भेड़िए जैसी दांत, लंबे नाखून और उसकी पूंछ भी थी। नीलनी बोली। जब कौशल्या ने ये सब सुना तो उसके होश उड़ गए और उसके चेहरे का रंग उतर गया। लेकिन उसने नीलनी से कहा कुछ नहीं और केवल इतना ही बोला कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो चलो तुम मेरे कमरे में लेट जाओ, तुम्हारे मामा जी बैठक में सो जाएंगे। फिर नीलनी कौशल्या के संग उसके कमरे में सोने चली गई। सुबह हुई तो कौशल्या ने रात वाली सारी बातें इंद्रजीत को बताई, तो वो भी ये सब सुनकर काफ़ी परेशान हो उठा, लेकिन बोला कुछ नहीं। लेकिन फिर रसोई में दोनों पति पत्नी के बीच कुछ खुसर फुसर हो रही थी।
जो कि नीलनी ने भी दूर से सुनी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। जब नीलनी को वहाँ रहते 2 दिन हो चुके थे और आज की रात अमावस की रात थी, इसलिए कौशल्या ने नीलनी को सख्त हिदायत दी कि वो शाम से ही घर के भीतर रहे, भूल कर भी आंगन में ना जाए और उसे आज रात आंगन वाले स्नानघर को इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आज की रात मेहमानों वाले कमरे में रहेगी, क्योंकि वहाँ अटैच बाथरूम है। ये सब हिदायतें सुनकर नीलनी हैरान थी और उसे इतनी हिदायतों की वजह से कौशल्या से पूछ भी ली। कौशल्या ने कोई जवाब नहीं दिया। नीलनी ने वही किया जो उसने कहा गया था। वो भी रात भर मेहमानों वाले कमरे में बाहर ना निकली और सुबह होते ही इंद्रजीत और कौशल्या हवेली जाने को तैयार खड़े थे। नीलनी ने कहा, मैं भी चलूँ वहाँ? तो इंद्रजीत ने नीलनी को साथ ले जाने से इनकार कर दिया और नीलनी मायूस हो उठी। लेकिन नीलनी भी काफ़ी ज़िद्दी थी, वो कहाँ मानने वाली थी। उन दोनों के जाते ही उसने एक रिक्शा किया और चल पड़ी हवेली की ओर। वो भी ये सब जानना चाहती थी कि आखिर बचपन से अब तक हो गया है उसमें मामा जी ने हवेली के बारे में क्यों जाने मना करते हैं। वहाँ ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है। उसने हवेली के बाहर रिक्शा रुकवाया और चल पड़ी। हवेली के भीतर इंद्रजीत और कौशल्या हवेली के भीतर ही थे, इसलिए हवेली के दरवाजे अभी भी खुले हुए थे। वो भीतर पहुंची तो देखती है कि कौशल्या और इंद्रजीत किसी की पूजा की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने जैसे नीलनी को वहाँ देखा तो इंद्रजीत गुस्से से चीख उठा और नीलनी से बोला, मना किया था ना यहाँ आने को, फिर भी तुम यहाँ चली आई। आप लोग मुझे यहाँ आने से क्यों मना कर रहे थे? नीलनी ने पूछा। क्योंकि हम दोनों नहीं चाहते कि जो राज इस हवेली में सालों से दफन है वो तुम्हें पता चले, कौशल्या बोली। ऐसा कौन सा राज है कि जो तुम मुझे पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा? नीलनी ने पूछा। सुनना चाहती हो तो सुनो। और इतना कहकर इंद्रजीत ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम था वत्सला। वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो एक रात अपनी सहेली की ब्याह में गई थी और वहाँ उसकी मुलाकात बारात में आए किसी लड़के से हो गई और उसी रात से वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन वो लड़का बाराती भी नहीं था, न जाने कौन था वो। कुछ दिनों बाद उन दोनों की मुलाकातें भी बढ़ने लगी। वत्सला उस लड़के से मिलने आने जाने लगी तो उसके घर लौटने पर उसकी माँ पूछती कि कहाँ गई थी, तो वो कहती कि किसी सहेली के घर गई थी। जब वत्सला का उस लड़के से मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा तो माँ को संदेह हुआ और उसने वत्सला की सहेलियों से पूछताछ की तो पता चला कि वो किसी सहेली के घर नहीं जाती, वो तो किसी और से मिलने जाती है। इसलिए एक रोज़ वत्सला की माँ ने उसका पीछा किया। वत्सला किसी पेड़ के नीचे रुकी और किसी से हंस हंस कर बात करने लगी। लेकिन कमाल की बात ये थी कि वहाँ कोई नहीं था। अगर वहाँ कोई नहीं था तो वत्सला किससे बात कर रही थी? और ये बात वत्सला की माँ को हैरान कर गई और उसने ये बात अपने पति से कही। और फिर दूसरी बार माता पिता दोनों ने वत्सला का पीछा किया और इस बार भी वत्सला ने वही किया, लेकिन वो जिससे बात कर रही थी वो दिख ही नहीं रहा था। अब वत्सला के माँ बाप को अपनी बेटी की चिंता हुई और उन्होंने किसी तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने जब देखा तो उसने अपने शक्तियों द्वारा उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वह एक नरपिशाच है और कोई भी रूप बदल सकता है। उसे दिन रात से भी कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए तो वो कभी भी वत्सला से मिलने आ जाता है। और ये बात अब वत्सला के पिता ने अपने मित्र से कही तो उन्होंने कहा कि वे वत्सला को लेकर मेरी हवेली में आ जाएं। मैं एक अघोरी बाबा को जानता हूँ जो वत्सला का पीछा उस पिशाच से छुड़ा सकते हैं। वत्सला के पिता वत्सला को धोखे से अपने मित्र की हवेली ले आए और वो नरपिशाच भी वहाँ मनुष्य के रूप में पहुँचा। लेकिन अघोरी बाबा ने उसे पहचान लिया और उसे अपनी शक्तियों द्वारा एक कांच के मर्तबान में कैद कर लिया और उस मर्तबान को उस हवेली के तहखानों में रखवा दिया गया। वत्सला उस नरपिशाच से बहुत प्रेम करने लगी थी और अपनी शादी कहीं और तय होता देख उसने आत्महत्या कर ली। मरने के बाद वत्सला की आत्मा उस हवेली में नरपिशाच से मिलने आने लगी। इसलिए फिर ठाकुर साहब उस हवेली को छोड़कर अपने पुश्तैनी मकान में रहने लगे। बाद में वत्सला की आत्मा ने उस मर्तबान को तोड़ दिया जिससे वो नरपिशाच बाहर आ गया
नरपिशाच के मर्तबान से बाहर आने पर अब वत्सला की ताकत दुगनी हो चुकी थी। इसलिए वत्सला की आत्मा ने ठाकुर साहब को धमकी दी थी कि तुम्हारे ख़ानदान की कोई भी बेटी अगर इस हवेली में आई तो जिंदा बचकर नहीं जाएगी। और वो ठाकुर साहब कोई और नहीं थे, तुम्हारे नाना जी थे, राम नारायण सिंह। इसलिए हम तुम्हें इस हवेली में आने से मना करते थे। यहाँ हम पूजा करवाने आए थे ताकि वो नरपिशाच तुम्हें नुकसान न पहुँचा सके, क्योंकि जो सपना तुमने देखा था वो हकीकत थी। वो नरपिशाच वैसा ही दिखता है जैसा तुमने कहा था। और ये सब सुनकर नीलनी हैरान थी। उसे इंद्रजीत की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो उस नरपिशाच और वत्सला को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। और तभी अचानक न जाने क्या हुआ, नीलनी को कोई हवा में उड़ाकर ले गया। कौशल्या और इंद्रजीत ने देखा तो वो नरपिशाच था और वो नीलनी को मारने आया था। उसके पास में प्रेतनी बनी वत्सला भी हवा में थी। ये सब देख कर तब कौशल्या ने नरपिशाच और वत्सला से विनती की, वत्सला इस बच्ची को छोड़ दो, आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुम्हारे गुनहगार तो ठाकुर साहब और तुम्हारे पिताजी थे और वे अब इस दुनिया से जा चुके हैं। ये भी तुम्हारी तरह किसी से प्रेम करती होगी और उसके साथ अपना संसार बसाने का सपना देखती होगी। कृपया इसका सपना मत तोड़ो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अपने प्रेमी से बिछड़कर कैसा लगा होगा, लेकिन जो गलती इस बच्ची ने की ही नहीं तो उसकी सज़ा इसे मत दो। वो तो मासूम है, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। और फिर कौशल्या की बात सुनकर वत्सला का मन पसीज गया और उसने अपने प्रेमी से नीलनी को छोड़ने को कहा और इंद्रजीत और कौशल्या से बोली, आज के बाद अब कोई भी इस हवेली में प्रवेश ना करे, नहीं तो उसे जान से हाथ धोने पड़ेंगे। और फिर कौशल्या और इंद्रजीत अपने संग नीलनी को लेकर घर चले आए और फिर नीलनी ने दोबारा उस हवेली में जाने की बात नहीं की, क्योंकि वो अब ठाकुर का राज जान चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा।